हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल दारस के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की बायोलॉजी। कक्षा 10 की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है, क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जो होते हैं वो जनन किस प्रकार करते हैं, हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक समझा दिए थे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हमने भी बहुत लाजवाब तरीके से समझाया था। और सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं, कैसे हैं सब लोग? एक बार कमेंट में बताइए। आशा करते हैं मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और मेरे सभी बच्चों की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर क्या। स्वपरागण जो होता है और जो परपरागण होता है, इन दोनों के बीच में एक अंतर होता है। वो अंतर क्या है, जानते हैं? तो मेरे जो सभी नए बच्चे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है क्योंकि मेरे फोन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी, लेकिन कल आपकी दो वीडियो अपलोड होंगी, हिंदी और बायोलॉजी की। तो आइए चलते हैं स्वपरागण व परपरागण के बारे में जानते हैं। क्या लिखा है? स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। पहले हम आप लोगों को एक उधर स्वपरागण बताएंगे, फिर एक उधर परपरागण बताएंगे, फिर ये हमारी बीजांड की संरचना बनी है, फिर उसके बारे में बताएंगे। क्या लिखा है? स्वपरागण में पहला अंतर क्या लिखा है? एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। स्वपरागण जो होता है, हमने क्या बताया था, वो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। किसके बीच होता है? जो एक पौधा होता है उसमें जो अलग अलग दो अलग अलग टहनियों पे जो पौधे लगे होते हैं, उन्हीं दो पौधों के बीच हमारा क्या होता है? स्वपरागण होता है। उदाहरण के लिए क्या बताया गया है? उदाहरण के लिए बताया गया है मटर। मटर जो हमारा होता है, यह स्वपरागण के द्वारा बीज उत्पन्न करता है व फल उत्पन्न करता है। स्वपरागण में क्या होता है? परागकण जो होते हैं वो एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में जाकर जुड़ते हैं, अलग अलग पुष्पों में जाकर जनन की क्रिया करते हैं, जिससे एक नया फल बनता है व बीज बनता है। आगे क्या लिखा है हमारा? परपरागण। परपरागण में क्या होता है? दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों के बीच होता है। जो हमारा परपरागण की क्रिया है, वह जैसे कि दो पेड़ हैं, उन दोनों पेड़ों में अलग अलग लगे पौधों के अलग अलग पुष्पों के बीच होता है। क्या होता है? जो दो पौधे होंगे, उन उन पौधों के बीच में जो दो पुष्प लगे होंगे, उन उन पुष्पों के बीच में क्या होगा हमारा? उन पुष्पों के बीच में होगा। यह रहा हमारा पहला अंतर। उदाहरण के लिए क्या बताया गया है? सरसों व साल्विया। सरसों का पौधा तो आप लोग बहुत आसानी से देख देख सकते हैं व जान सकते हैं। सरसों के पौधे में क्या होता है? पर परागण होता है। जो सरसों का पौधा होता है उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। वो अलग अलग पौधों पे क्या करता है? परागण करता है, जिससे कि बीज उत्पन्न होते हैं, जिससे कि हमारे सरसों के बीज उत्पन्न होते हैं। दूसरा अंतर क्या लिखा है? दूसरा अंतर लिखा है स्वपरागण में, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, संकर ओज अनुपस्थित होता है। पुष्प क्या होते हैं? पुष्प द्विलिंगी होते हैं और जो हमारा संकर ओज होता है वो क्या होता है? वो अनुपस्थित होता है। और हमारे स्वपरागण में क्या होता है? पुष्प एकलिंगी व द्विलिंगी होते हैं, संकर ओज क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें जो पुष्प द्विलिंगी होते हैं, इसमें जो एकलिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्प में होते हैं पर परागण में, और जो संकर ओज होता है हमारा, वो क्या होता है? उपस्थित होता है। तीसरा अंतर क्या लिखा है? तीसरा अंतर लिखा है हमारा, किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। हमने बताया था आप लोगों को, स्वपरागण की जो क्रिया होती है इसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। जब एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में होता है तो किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं होती है। आसानी से परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं। जब वो एक ही पौधे में लगे हैं तो उनमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे क्या लिखा है? आगे हमारा पर परागण में क्या लिखा है? परागकणों के दूसरे पुष्प पर पहुंचने के लिए वायु, जल, कीट या जंतु की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पर परागण की जो क्रिया होती है उसमें परागकण जो होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे व एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचने के लिए क्या होते हैं? किसी साधन की आवश्यकता होती है उनको। वो साधन कौन कौन से हैं? वायु, जल, कीट या
पक्षी, जंतु आदि की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये रहे हमारे स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे सभी बच्चों को ध्यान से समझना। इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड। आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। अब क्या है हमारा अगला जो है हमारा वो क्या है? बीजांड की संरचना। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीजांड की संरचना, हमारी जो बीजांड का जो डायग्राम बना है, अगर ये क्वेश्चन पूरा नहीं पूछेगा तो हो सकता है केवल 2 नंबर के डायग्राम ही पूछ ले। बीजांड की संरचना बनाइए, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ ले। आप लोग बहुत ध्यान से समझना क्या लिखा है? बीजांड की संरचना। ये रहा हमारा बीजांड की संरचना। पहले तो अब हम आप लोगों को इस संरचना के सभी नाम बता देते हैं क्या होते हैं। तो ये जो है हमारा, ये क्या है? हमारा बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत ये हमारा क्या है? ये हमारा बीजांड व्रंत है। और माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, ये जो हमारा भाग है ये हमारा माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। ये क्या है हमारा? ये हमारा माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार है। और जो ये है, ये दो हमारे क्या हैं? ये है हमारे बीजावरण। क्या है हमारे? ये रहे बीजावरण। ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं बीजावरण व ये दो जो है, ये दो जो है हमारी, ये दोनों हमारी क्या है? सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। ये क्या है? दो हमारी, ये जो दो हमारी बीच में बनी है ये हमारी सहायक कोशिकाएं हैं। और जो ये बीच वाला है हमारे, ये हमारा है अंड केंद्रक। ये क्या है हमारा? अंड केंद्रक। ये हमारा है अंड केंद्रक। और ये क्या है हमारा? ये रहा, ये जो दो बने हमारे ये है द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। ये क्या है हमारे? ये है हमारे द्वितीयक केंद्रक। और और आगे हमारा क्या लिखा है? आगे लिखा है हमारा, ये क्या है हमारा? ये है हमारा भ्रूण कोश। ये क्या है? ये है हमारा भ्रूण कोश। क्या है? और जो ये दो है हमारे, जो ये वाले तीन है हमारे, जो ये वाले ऊपर के तीन गोले आप लोगों को दिख रहे हैं, ये कोई गोले नहीं है। ये क्या है हमारी? ये है हमारी एंटीपोडल कोशिकाएं। एंटीपोडल कोशिकाएं। क्या है? एंटीपोडल कोशिकाएं। ये है हमारी एंटीपोडल कोशिकाएं। और ये क्या है हमारा? ये है न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा? ये रहा हमारा न्यूक्लियस। ये क्या रहे? ये सभी हैं हमारे, ये सभी हमारे क्या हो गए? डायग्राम के जो बीजांड है इसके अंदर के भाग हो गए। ये हमारा जो आप बीजांड देख रहे हैं, जैसे आप लोग क्या देखते हैं, एक चने का जो भाग होता है उसके अंदर जो बीजांड होता है उसका विभाग मान लीजिए, या मटर का जो बीज होता है बीजांड के अंदर का ये भाग है। तो क्या लिखा है? हम इस डायग्राम से ही अपनी भाषा लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। आप डायग्राम याद कर लीजिए। और ये हमारी थ्योरी लिखने में कोई कठिन नहीं है। क्या लिखा है? पुष्प के अंडप या स्त्री केसर मादा जनन अंग में इसके 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग होते हैं? अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। क्या है? पुष्प जो अंडप है,
अंडक जो स्त्री केसर मादा जनन अंग है, आप लोगों को हमने बताया था, जो स्त्री केसर मादा जनन अंग है पुष्प की संरचना में उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन-कौन से? अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। क्या होते हैं? अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। जो अंडाशय है, अंडाशय अंडक का आधारीय फूला हुआ भाग है। क्या है? अंडाशय जो है हमारा वो अंडक का आधारीय फूला हुआ भाग होता है और आगे क्या होता है? इसमें बीजांड जरायु से लगे रहते हैं। जो इसमें बीजांड होते हैं वो जरायु से लगे रहते हैं। आगे क्या लिखा है? वर्तिकाग्र परागण के समय पराग कणों को, जो वर्तिकाग्र होता है वो परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करता है। जब हमारे पराग कण होते हैं वही हमारी जनन की पहली क्रिया है। जैसे कि हम आप लोगों में क्या पाया जाता है? वीर्य पाया जाता है। शुक्राणु जो होता है उससे जनन होता है और जो पौधे हैं इनमें पराग कणों से होता है। क्या? वही लिखा है, वर्तिकाग्र परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करता है। वर्तिकाग्र जो होता है वो परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करता है और निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मनुष्य में क्या होता है? निषेचन के पश्चात क्या होता है? हमारा जो अंडक होता है हमारा, वह शुक्राणु होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो भ्रूण कोश बनता है। भ्रूण कोश बनता है जिससे कि हमारा प्लासेंटा व बेबी बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं सभी बच्चों भ्रूण कोश व अंडक को मिलाकर जब हमारा बच्चा बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे बेबी कहते हैं व बच्चा भी जानते हैं। आगे क्या लिखा है हमारा? आगे लिखा है बीजांड। बीजांड व्रंत द्वारा अंडाशय के बीजांडाशय जरायु से लगा होता है। जो बीजांड व्रंत होता है वो बीजांड द्वार द्वारा क्या होता है? बीजांडाशय। ये जो हमारा बीजांडाशय होता है इससे क्या होता है? इसमें जो जरायु होते हैं जरायु से लगा होता है। यह बीजांड द्वार को छोड़कर दोहरे अध्यावरण से घिरा रहता है। ये क्या है हमारा? ये जो बीजांड द्वार, ये जो दोहरा दोहरा स्तर जो आप लोग देख रहे हैं, दोहरा आवरण जो देख रहे हैं, इससे हमारा बीजांड क्या होता है? घिरा रहता है। वह बीजांड काय मृदुत्कीय होता है। इसमें थैलीनुमा भ्रूणकोश बनता है। क्या होता है? ये हमारा जो थैलीनुमा क्या है? ये है हमारा भ्रूणकोश। ये हमारा थैलीनुमा क्या है? ये है हमारा भ्रूणकोश। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहिए। अब हम आप लोगों को बताएंगे अगला टॉपिक क्या है हमारा? परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। परागकण जो होते हैं उनका अंकुरण कैसे होता है व उनकी नलिका में वृद्धि कैसे होती है, तो अब हम रब करने जा रहे हैं। अब आप लोगों को बताएंगे अगला टॉपिक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए व लिख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा पराग कण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। जो पराग कण होते हैं उनका अंकुरण किस प्रकार होता है? जो पराग नलिका होती है जिसमें परागण होता है उसमें वृद्धि किस प्रकार परागकण करते हैं? तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। पहले तो हम आप लोगों को डायग्राम से समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे तो क्या लिखा है। परागकण जो होता है तो ये जो है हमारा ये क्या है? ये है हमारा अंडाशय। ये क्या है? ये है हमारा अंडाशय और ये क्या है हमारे? ये है हमारे भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या है हमारे? ये है हमारे भ्रूण कोश और ये रहा हमारा बीजांड। ये क्या है हमारा? ये रहा बीजांड। और जब ये बीजांड होगा तो ये रही हमारी पराग नलिका। पराग नलिका तो आप लोग दूर से ही जान जाएंगे, देख लेंगे। और सभी बच्चे डायग्राम याद करेंगे, उसके नाम याद करेंगे।
उसके बाद डायग्राम से ही आपकी परिभाषा याद हो जाएगी। ये क्या है हमारे अंकुरित परागकण क्या है? अंकुरित अंकुरित परागकण देख रहे होंगे एक परागकण से कितने सारे बीज बने। ये जो अंकुरित हो रहे हैं वो ये पराग नलिका जिससे ये सारे भाग बट रहे हैं। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा वर्तिका। क्या है? ये रहा हमारा वर्तिकाग्र। अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड, पराग नलिका, अंकुरित परागकण तथा वर्तिका। अब आइए लिखेंगे हम इसकी भाषा। जो इसकी थ्योरी है वो हम किस प्रकार लिखेंगे अपने डायग्राम से? तो क्या लिखा है? वर्तिका पर पहुंचकर परागकण अंकुरित होना शुरू कर देते। जो ये वर्तिका होती है ये हमारी यहाँ पे तो इसमें जब परागकण पहुंचते हैं तो ये अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। और आगे क्या लिखा है? जल और शर्करा का अवशोषण करके परागकण। आगे क्या लिखा है? जल और शर्करा का अवशोषण। जो जल होता है, शर्करा का मतलब चीनी व और भी होते हैं, इसके नाम जल व शर्करा का अवशोषण करके जल व शर्करा का अवशोषण करके क्या करते हैं? परागकण अंदर से फूलते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करके अवशोषण करके अवशोषण करके परागकण अंदर से फूलते हैं। अवशोषण करके परागकण परागकण अंदर से फूलते जो परागकण होते हैं वो अवशोषण करके अंदर से क्या करते हैं? अंदर से फूलते हैं, जिससे कि परागण क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। और आगे क्या लिखा है? जीव द्रव्य सहित अंतःचोल जनन छिद्र के जीव द्रव्य सहित अंतःचोल जीव द्रव्य सहित के अंतःचोल जनन जीव द्रव्य सहित के अंतःचोल जनन छिद्र के मार्ग से एक नलिका अंतःचोल जनन छिद्र के मार्ग से जो अंतःचोल होता है, जो जनन छिद्र होता है, उसके मार्ग से एक नलिका के रूप में वृद्धि करता है। उसके मार्ग से एक नलिका के रूप में एक नलिका के रूप में वृद्धि करता है। जो नलिका होती है उसके रूप में क्या करता है? वृद्धि करता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे पराग नलिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पराग नलिका इसे पराग नलिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे पराग नलिका कहते हैं। इसी बीच पराग कण का केंद्रक इसी बीच इसी बीच पराग कण का केंद्रक जब यह क्रिया होती है तो इसी बीच जो पराग कण होते हैं उनका केंद्रक जो होता है जनन केंद्रक तथा कायिक जनन केंद्रक जो जनन केंद्रक होता है तथा कायिक जनन केंद्रक तथा कायिक जनन जो होता है जनन केंद्रक तथा कायिक या ट्यूब केंद्रक में बट जाता है। कायिक या ट्यूब केंद्रक कायिक या ट्यूब केंद्रक में बट जाता है। क्या होता है? कायिक या ट्यूब केंद्रक में बट जाता है तथा कायिक केंद्रक के अगले सिरे तक
तथा कायिक केंद्रक के अगले सिरे तक तथा जो कायिक होता है वो केंद्रक के अगले सिरे तक पहुंच जाता है। केंद्रक जो होता है उसके अगले सिरे तक क्या होता है, पहुंच जाता है। केंद्रक के अगले सिरे तक पहुंच जाता है तथा पराग नलिका के जनन केंद्रक में तथा पराग नलिका के जनन केंद्रक, जो पराग नलिका होती है उसके जनन केंद्रक में क्या करता है, जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक, जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक, जो समसूत्री विभाजन होता है उससे दो नर युग्मक केंद्रक या नर युग्मक बनते हैं। केंद्रक या नर युग्मक बनते हैं। यह क्रिया परागण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि कहलाती है। यह क्रिया परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि कहलाती है। यह क्रिया जो होती है परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि कहलाती है। तो आइए एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं क्या लिखा है। वर्तिका पर पहुंचकर परागकण जो होते हैं वो अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। और आगे क्या लिखा है, जल और शर्करा का अवशोषण करके परागकण अंदर से फूलते हैं। जो परागकण होते हैं वो जल और शर्करा का अवशोषण करके क्या करते हैं, अंदर से फूलते हैं। जीव द्रव्य सहित अंतःचोल जनन छिद्र के मार्ग से एक नलिका के रूप में वृद्धि करता है। इसे क्या करते हैं, पराग नलिका कहते हैं। इसी बीच परागकण का केंद्रक जनन केंद्रक तथा कायिक या ट्यूब केंद्रक में बट जाता है तथा कायिक केंद्रक के अगले सिरे तक पहुंच जाता है तथा पराग नलिका के जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक केंद्रक या नर युग्मक बनते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि कहलाती है। ये रहा डायग्राम। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। ये क्या है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सन 2027 यूपी के लिए। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी अपनी मेहनत जारी रखिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।